हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और हम देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो देखिए इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। अगर आपको पता होगा तो हमारा जो मेंस का सिलेबस है उसमें भी पॉवर्टी जो है एक सब्जेक्ट है, जो मतलब एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो ये आपके उस टॉपिक को कवर करेगा ये चैप्टर। ये मेनली क्या है, हमारे मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें निर्धनता के विषय में चर्चा की गई जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। देखिए जो हमारा इंडिया है ना, सबसे उसमें भुखमरी की जो निर्धनता की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। तो ये एक तरीके से सबसे बड़ी एक चुनौती है अगर देखा जाए। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत और विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। तो देखिए जो भारत और विश्व है वहाँ पे जो निर्धनता की प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब किस लेवल पे माना जाएगा कि ये व्यक्ति निर्धन है, को निर्धनता रेखा की अवधारणा, मतलब जो निर्धनता की जो रेखा है उसको हम कैसे बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति निर्धन है कौन सा नहीं है। तो इसको निर्धनता रेखा की एक अवधारणा के माध्यम से इसको हमें इस चैप्टर में समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारणों के उपायों की भी चर्चा की गई है। इसमें ये बताया गया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे हमें। तो इसमें ये भी बताएंगे कि निर्धनता के कौन से कारण हैं और उसके निवारण के लिए सरकार ने क्या किया है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। ठीक है, अब हम इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए परिचय क्या है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं। देखिए निर्धन लोग आपने अपने आसपास सब जगह देखे होंगे। तो ये यही बता रहे हैं कि जो गांव होता है वहाँ पे जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं, मतलब जो श्रमिक है लेकिन उनके पास भूमि भी नहीं है, तो वो निर्धन होते हैं। और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। और आप देखते होंगे ना जो झोपड़ी या झुग्गी में भी लोग रहते हैं सर्दियों में भी, तो वो लोग गरीब कहलाते हैं। ये आपको पता होगा पर इसमें दिया है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। अभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन जब आपको ये डिफाइन करने को आ जाता है ना कि निर्धन कौन होते हैं, तो उस समय आपको दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अपन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। वे निर्माण स्थलों के देखिए जो निर्माण स्थल होते हैं ना, मकान बन रहा है कुछ बन रहा है, वहाँ पे जो दैनिक वो वेतनभोगी श्रमिक होते हैं वो भी काफ़ी निर्धन होते हैं। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी, वो भी आपने देखे होंगे। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों निर्धनता देखते हैं। एक्चुअली निर्धनता बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर है और हम अपने इसे चारों ओर देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। अब देखिए ये बता रहे हैं डाटा कि कितना ज़्यादा है कि देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। अब यहाँ पर जो आपको डाटा मिल रहा है वो आपको नोट करना है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको यही आपके आंसर को अच्छा बनाएगा। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। तो देखिए भारत में 27 करोड़ लोग निर्धनता में हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। तो देखिए अगर आपको मतलब ये सुन के आश्चर्य होगा या आपको पता भी होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा निर्धन भारत में है, ठीक है, बाकी देशों के मुकाबले। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। तो देखिए हम समय के साथ डेवलप हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है कि अभी भी निर्धनता बहुत बड़े स्तर पर है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। शहरी निर्धनता, देखिए निर्धनता कैसी होती है। 33 ये देखिए केस स्टडी टाइप का इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। समझने वाला कुछ नहीं है फिर भी हम देख लेते हैं। शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय रामसरन झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। ये 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो देखिए 1500 रुपये महीने में अगर आप कमा रहे हैं तो क्या आप उससे घर चला सकते हैं? नहीं। जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे और बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। ये एक स्टोरी है, इसमें समझने वाला नहीं, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। फिर भी यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी
संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल व अल्प भोजन जुटा पाते हैं। तो देखिए कितना कम उनको मिल रहा है कि वो सिर्फ खाना ही जुटा पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत, इंसान की ज़रूरत सिर्फ खाना नहीं होती है। इंसान को रहने के लिए घर चाहिए है, पानी चाहिए है, साफ मतलब शिक्षा चाहिए है बच्चों को, ठीक है। इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकें। यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की छोटी बेटी बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं होती। तो देखिए इसलिए भारत में कुपोषण की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ग्रामीण निर्धनता। अब ये शहरी निर्धनता का एक केस था, अब ग्रामीण निर्धनता का बताया गया है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसे ही होती है। कई बार उससे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन ही भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन एक सेकेंड खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिता जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। तो देखिए जो निर्धन लोग होते हैं वो खाने का ही मुश्किल से जुटा पाते हैं। तो वो क्या है, कभी कोई बीमारी होती है तो वो उसका इलाज भी नहीं करा पाते। उनकी माँ उसी बीमारी से ग्रस्त है। उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। तो देखिए कितनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अब देखिए निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्न मुद्दों पर चर्चा करें। चलिए आपने इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो चीज़ें देखेंगे। तो देखिए ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। तो ये हमें उदाहरण से पता चल रहा है कि गांवों में किस तरीके की निर्धनता, शहरों में किस तरीके की। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। ठीक है, निर्धनता का अगर आपसे मैंने बोला कि अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा भुखमरी या आश्रय का ना होना, है ना। उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। तो देखिए जो बच्चे होते हैं जो खुद ही निर्धन है तो वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते, ठीक है, या कोई बीमार है तो उसका इलाज भी नहीं करवा पाते। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का भी अभाव है। देखिए निर्धनता का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान को अगर मान ली खाने को नहीं मिल रहा है तो वो निर्धन है, ठीक है, या मान लीजिए सिर्फ खाने को मिल रहा है उसको, अगर वो इतना पैसा कमाता है कि वो खा पी लेता है तो भी वो निर्धन कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसके पास स्वच्छ अगर जल नहीं है, सफाई की सुविधाओं का अभाव है, तो भी वो निर्धन है। निर्धनता कई तरीके से नापी जाती है, सिर्फ खाने से नहीं नापी जाती कि इसके पास खाने को है तो ये निर्धन नहीं है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है। अगर किसी व्यक्ति के पास हमेशा रोजगार नहीं रहता है तो वो भी इसमें आता है निर्धनता में। तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। ठीक है, वो व्यक्ति मतलब एक असहायता की भावना है, उसके साथ उसको जीना पड़ रहा है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। अगर देखिए कोई भिखारी आता है तो उसको लोग कैसे डांट कर भगा देते हैं, ठीक है, उनकी कोई इज्जत नहीं रहती, तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। तो देखिए अगर कोई भीख मांग रहा है तो उसकी मजबूरी है, मतलब वो निर्धनता में जीना नहीं चाहता। ठीक है, अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। देखिए ये कोट है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ आएगा जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि यही समझ में नहीं आता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चैप्टर में क्या है। तो महात्मा गांधी जी का एक कोट कितना अच्छा है, उन्होंने कहा है कि भारत मतलब स्वतंत्र तो हो गया है, लेकिन सही अर्थों में स्वतंत्र जब होगा
जब सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा तब। तो देखिए हमारे देश के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती रही है। अब देखिए सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, जो कि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। तो क्या है, देखिए निर्धनता सिर्फ एक तरीके से नहीं होती कि खाने की कमी है, मैंने आपको बताया, अगर रहने की भी कमी है, ठीक है, कपड़ों की भी कमी है, साफ सफाई की कमी है, तो वो भी निर्धनता में आ जाएंगे। तो जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वो इसको अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। समानता प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित होते हैं। तो देखिए एक उसे कैसे नापेंगे निर्धनता को, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे उनकी आय क्या है, उनके उपभोग का स्तर क्या है। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। तो देखिए पहले क्या था, इन्होंने कैसे मापते थे निर्धनता की, आय और उपभोग के स्तर से देखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है ना, सिर्फ आय और उपभोग ही तो नहीं होता ना, बाकी भी तो ज़रूरतें होती हैं। तो अब मतलब वो पढ़ा लिखा है या नहीं, कुपोषण का क्या स्तर है, ठीक है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें कितनी है, स्वास्थ्य सेवा उन्हें मिल रही है नहीं, ठीक है, रोजगार उनके पास है कि नहीं, पीने का साफ पानी है या नहीं, इनको भी सामाजिक सूचकों के इनको भी देखा जाता है। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब जो निर्धनता का विश्लेषण है वो कैसे देखते हैं कि सामाजिक अपवर्जन है, ठीक है, और असुरक्षा है, तो ये भी देखते हैं। अब देखिए सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है कि जो निर्धन है, ठीक है, वो उनको क्या है, जैसे कि जो अच्छे संपन्न लोग हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिलता है, उनसे अलग, ठीक है, वो उनके भी जो सामाजिक क्षमता होती है उससे अलग निकृष्ट वातावरण में, खराब वातावरण में और दूसरे निर्धनों के पास रहना पड़ता है। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन है, असमानता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं और लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिसका उपभोग दूसरे करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, एक वर्ग समाज का बहुत अच्छे से रह रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, दूसरा वर्ग एकदम उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से क्या है, सामाजिक अपवर्जन है। वो मतलब उन्हें वो सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है जो दूसरों को मिल रही है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। अब देखिए जाति व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए जॉब है, ठीक है, इसमें एक जाति के लोगों को प्रेफरेंस दे सकते हैं, मान लो प्राइवेट जॉब है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो एक मैं बात बता रही हूँ, तो इससे क्या होता है, सामाजिक अपवर्जन से का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही नहीं कि लोगों को पैसे कम मिल रहे हैं, उससे भी अधिक ज़्यादा क्षति होती है, उनके सम्मान में कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक मापक है। असुरक्षा कैसे, जो कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों के भावी, जैसे देखिए निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। तो देखिए असुरक्षा ऐसे बता रहे हैं कि देखिए मान ली कोई पिछड़ी जाति है, तो अगर वो पिछड़ी है तो वो देखिए इतनी जल्दी तो डेवलप हो नहीं पाएगी, तो आगे भी अगर वो निर्धन है तो आगे कुछ सालों भी वो निर्धन बनी रहेगी। तो ये दिखाता है कि कोई पिछड़ी जाति है या कोई विधवा है तो वो आगे के वर्षों में भी निर्धन बने रह सकते हैं, तो वो एक तरीके की उनकी असुरक्षा है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों में से होता है। देखिए एक कोई मतलब ऊंची जाति का व्यक्ति है, ठीक है, संपन्न है, पढ़ा लिखा है, तो उसके पास रोजगार के ज़्यादा विकल्प होंगे। उसके अपोजिट कोई बहुत ही लो कास्ट का है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास कितने अवसर होंगे जीविका के, ये भी दिख रहा है ना। तो ये एक असुरक्षा है उन लोगों के लिए। इसके अलावा इसका एक विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो मान लीजिए उस पर नुकसान किसको होगा,
ठीक है, जो संपन्न है या जो संपन्न नहीं है, जो संपन्न नहीं है उसको ज़्यादा नुकसान होगा ना, ठीक है। उनका घर वैसी मान लीजिए झोपड़ी है तो वो कितनी जल्दी टूट जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ हवा चलती है, कुछ होता है, तो इनसे उन्हें ज़्यादा नुकसान होता है। तो और कौन इन जोखिमों से निपटने की उनकी क्षमता क्या है, ये भी देखा जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है, ठीक है। जब भी मान लीजिए कोई बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है, ठीक है, नौकरियां कम हो रही हैं, तो देखिए किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से पता चलता है कि एक असुरक्षा है कुछ लोगों के लिए। अब देखेंगे निर्धनता रेखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में समानता निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। अब देखिए किसको निर्धन मांगने है ना। मान लीजिए हम कहते हैं कि जो, सिर्फ मानने के लिए बोल रही हूँ, कि 100 रुपये जो कमाता है, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, उस मतलब 100 से कम कमाता है, वो निर्धन है। तो वो किस आधार पे हम मान लें कि कौन व्यक्ति निर्धन है, ठीक है। तो हमें उसके लिए एक निर्धनता रेखा की अवधारणा चाहिए होती है। निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि आय और उपभोग के स्तरों पर आधारित है। देखिए, एक तो सामान्य विधि है कि देखेंगे कि व्यक्ति क्या कमा रहा है और कितना उपभोग कर रहा है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, किसी जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि खाना पानी, है ना, जो भी है। तो अगर मतलब उसकी जो आय या उपभोग का जो स्तर है वो ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, मतलब उनकी उनको जो ज़रूरत है जितनी रुपए की, अगर उससे भी कम उनकी इनकम हो जाए, ठीक है, उस न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाए, तो उसको निर्धन माना जाता है, ठीक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों विभिन्न देशों में भिन्न है। अब देखिए, हर देश में अलग स्तर है, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी अलग होती है हर देश में। तो मतलब किन चीज़ों के ना होने पर उन्हें निर्धन माना जाएगा, ये हर देश के लिए अलग अलग होता है। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। तो देखिए, प्रत्येक देश क्या करता है, एक काल्पनिक रेखा का उपयोग करता है कि इसके नीचे व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना एक विलासिता मानी जाती है। तो देखिए, अमेरिका में तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे किसी के पास कार नहीं है तो बोला जाएगा ये गरीब है, ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर कार है तो वो सिर्फ अमीर व्यक्ति के पास रहती है। अब तो मीडियम जो क्लास के लोग होते हैं उनके पास भी रहने लगी है, पर कार रखना अभी भी एक विलासिता ही है अगर आप देखा जाए तो बड़े स्तर पर। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं आदि पर विचार किया जाता है। तो देखिए, भारत में जब निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हैं तो उस समय देखते हैं कि उनके पास खाद्य, मतलब खाने की चीज़ें हैं, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, ठीक है, शिक्षा, चिकित्सा आदि आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है, आप कैसे मानेंगे शिक्षा, है ना। तो इनकी जो भौतिक मात्रा होगी उसको रुपयों में मान लीजिए कि बच्चों की फीस मान लेंगे 1 महीने की इतनी है, तो उनकी जो भौतिक मात्रा होगी उस को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। तो उनकी जो भौतिक मात्रा होगी रुपयों में कितनी है, ठीक है, उसकी जो कीमत होगी उससे उसको गुणा कर देंगे। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। तो देखिए, जब निर्धनता रेखा का हम आकलन करते हैं तो खाद्य आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, कैलोरी के उसमें मापते हैं कि इतनी कैलोरी एक व्यक्ति को प्रतिदिन में लेनी चाहिए, तो क्या वो उतनी ले रहा है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है, ठीक है। आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। अब देखिए, एक बच्चा और एक बड़ा, उनके खाने में डिफरेंस तो हो गई आयु में, तो ये भी ये भी देखते हैं कि को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, मतलब कितनी किसके लिए आवश्यक है। भारत में देखिए, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है।
तो देखिए अगर क्या कैसे मानेंगे, ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर वो 2400 कैलोरी जो है प्रतिदिन लेते हैं तो वो ठीक है। और नगरीय क्षेत्रों में इतना देखिए फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है ज़रूरत। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। ये मैंने आपको ही बताया। अनाज आदि के रूप में इस कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। अब देखिए समय के साथ क्या होता है ना कि कीमतों में वृद्धि होती है, तो देखते रहते हैं कि मतलब अनाज खरीदने के लिए कितना उनको पैसे चाहिए होंगे, तो इस आधार पर क्या है, कैलोरी आवश्यकता को भी बढ़ाते रहते हैं कीमतों में वृद्धि के आधार पर। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति की निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह किया था, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो 2011 आधार वर्ष क्या था, आधार बेस ईयर जो होता है, जिस वर्ष के आधार पर हम मानते हैं चीज़ों को देखते हैं, तो वो आधार वर्ष। तो 2011-12 में निर्धनता रेखा का निर्धारण क्या किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह। मतलब इतना कमाते हैं, इसके नीचे हैं कमाते हैं तो उसको निर्धन माना गया। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। अब आप देखेंगे कि कैलोरी के आधार पर तो ग्रामीण शहरी लोगों की कम कैलोरी की ज़रूरत होती है, मतलब ज़रूरत नहीं होती, उनकी कम कैलोरी का निर्धारण किया गया। लेकिन उनकी जो निर्धनता रेखा है, वो उसके जो पैसे हैं वो ज़्यादा क्यों रखे गए 1000 रुपये, इसलिए क्योंकि क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में चीज़ें महंगी मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती हैं, इसके लिए। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रतिमाह से कम है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर समानता हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए निर्धनता रेखा जो है उसका आकलन हम कैसे करते हैं, हर 5 वर्ष में होता है प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो निर्धनता रेखा का आकलन करता है उसका जो सर्वेक्षण होता है वो कौन करता है, तो NSSO करता है। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक सामान्य मानक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर विभिन्न देशों के बीच क्या स्तर है वो कौन देखता है, वर्ल्ड बैंक देखता है। कैसे, जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए $1.9, ठीक है, 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर, अगर देखिए $1.9 से कम है, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय, तो उसको निर्धन माना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक तालिका दी हुई है भारत में निर्धनता के अनुमान जो तेंदुलकर कार्यप्रणाली के आधार पर। तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए 1993-94 से 2011-12 में क्या निर्धनता का अनुपात था। तो हम एक देखेंगे, देखिए 1993-94 में आप देख सकते हैं 45% लोग जो है निर्धन है, और 2011-12 में क्या 22%, 22% जो है वो निर्धन है, ठीक है, पूरी जनसंख्या में। और निर्धनों की संख्या जो है वो देखिए आप देख सकते हैं 1993-94 में है 404 करोड़, ठीक है, और 2011-12 में 270 करोड़ निर्धन टोटल है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि जो भी हमने तालिका देखी, तालिका 3.1 से ये स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004 और 2005 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया है। तो देखिए निर्धनता समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी देखिए लॉकडाउन में क्या हुआ है कि ये दोबारा से वापस बढ़ सकती है, क्योंकि इतना मतलब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, उससे लोगों की जॉब चली गई, आपने देखा इतने लोग
जो मज़दूर थे वापस अपने घरों को आए। तो अभी इसलिए मेंस में इस बार जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन था निर्धनता पे, तो इसीलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इसका डाटा भी इम्पॉर्टेंट है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में आपको हर साल का डाटा याद नहीं रखना है, कुछ साल का याद रखना है बस, जो अभी का है और पहले का है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यदि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-2005 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-2012, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004 और 2005 से 2011 और 12 के बीच हुई है। तो देखिए इसमें औसतन गिरावट हुई है 2.2%। तो ये डेटा है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। आपको ये डेटा अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कितनी निर्धनता कम हो गई है इतने सालों में। अब देखिए असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो निर्धनता रेखा है उससे नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जैसे कि देखिए क्या होता है ना, कुछ सामाजिक समूह होते हैं, मान लीजिए कोई अपर क्लास के कास्ट के लोग हैं, कुछ लोअर कास्ट के लोग हैं, तो उनमें आप देखिए कि निर्धनता का स्तर क्या है। तो कुछ जो समूह है उनमें ज़्यादा निर्धनता है और कुछ में कम है। ठीक है, जो सामाजिक समूह मतलब कौन से सामाजिक समूह है जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, जैसे SC ST के जो हैं वो सबसे ज़्यादा निर्धन है। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। तो देखिए अगर आर्थिक समूह में देखा जाए, सामाजिक समूह में आपने देखा SC ST के लोग हो गए, और जो आर्थिक समूह है उसमें आप देखेंगे जो ग्रामीण कृषि श्रमिक, जो कृषि श्रमिक होते हैं, या फिर जो नगरों में जो मजदूर होते हैं वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। निम्नलिखित आरेख 3.1 इस सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो देखिए 100 में से 43 जो हैं वो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे। अगर आप देखिए टोटल जनसंख्या देखें तो 100 में से 22% निर्धन है। ठीक है, लेकिन आप अगर SC में देखें तो 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे, यानी ये लोग ज़्यादा निर्धन है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता के नीचे हैं। लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन है। अब देखिए निर्धनों में भी ये ज़्यादा निर्धन है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधावंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बताया गया है कि जो SC ST के लोग हैं वैसे ही उनको सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं। अब वो क्या है, अगर वो दिहाड़ी श्रमिक भी है तो उनकी दोहरी असुविधा है। देखिए पहले तो उनको क्या है, SC ST होने की वजह से उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। दूसरा क्या है, वो दिहाड़ी श्रमिक भी हैं, तो वो उनके मतलब दो तरफ से उनको असुविधा है। अब देखिए यहाँ पर भी एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि कितने लोग SC ST और उनका परसेंटेज दिया हुआ है, अभी आपको बता भी दिया था, अब इसमें भी देख सकते हैं। अब देखिए हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में की निर्धनता में कमी आई है। तो देखिए जो ST हैं, मतलब जो जनजातियां हैं, उनको छोड़कर बाकी जो समूह हैं उनमें निर्धनता में काफ़ी कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक परिवार है, मान लीजिए, ठीक है, अगर वो पूरा गरीब है तो अगर उस परिवार में भी कुछ लोग कुछ ज़्यादा कठिनाई में रहते हैं, जैसे कि महिलाएं। ठीक है, कुछ संदर्भ में महिलाओं, वृद्ध लोगों, बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा कहीं कहीं होता है कि मान लीजिए कोई बेटा है, बेटी है, तो बेटे को खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें दी जाएंगी, बेटी को कम दी जाएगी,
ठीक है, इस तरीके का भेदभाव हो जाता है। तो एक परिवार, गरीब परिवार में के अंदर भी जो है कुछ लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या कोई वृद्ध व्यक्ति है ना, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके की भी असमानता देखनी पड़ती है। तो आज हम हाफ चैप्टर इसका कंप्लीट करते हैं, हाफ टर्म नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।